दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज हम बीपीएससी मेंस की तैयारी के लिए मार्गदर्शन सीरीज का चौथा वीडियो ला रहे हैं। इस चौथे एपिसोड में हम बीपीएससी मेंस की तैयारी हेतु जो जनरल स्टडीज पेपर 2 यानी सामान्य अध्ययन पत्र 2 का जो तीसरा सेगमेंट है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अर्थात साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संदर्भ में विस्तृत चर्चा करेंगे। इस विस्तृत चर्चा में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स के बारे में चर्चा रहेगा कि बीपीएससी मेंस में आप अच्छी तरीके से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 8 और उसको 4 और जोड़ लें तो 12 क्वेश्चन हमें लिखना होता है छोटा बड़ा मिलाकर। तो उसको कैसे हम लिख पाए भली भांति तरीके से, तो उस संदर्भ में हमें कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ना होगा, उस टॉपिक्स के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। एक एनालिसिस भी प्रस्तुत करेंगे और साथ ही हाल के दिनों में जो परीक्षाएं हुई है, बदले पैटर्न पर जो मेंस का एग्जाम हुआ है बीपीएससी का, तो उस संदर्भ में हम बात करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पिछले 2 बीपीएससी में 69वीं बीपीएससी और 68वीं बीपीएससी में पूछे गए हैं। क्योंकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एक ऐसा सेगमेंट है जो कि जीएस पेपर 2 का लास्ट सेगमेंट है और जिसमें से 2 प्रश्न लिखना होता है। और चूंकि 2 प्रश्न तो हम मोटे तौर पर कह सकते हैं और हम जानते हैं कि प्रत्येक सेगमेंट का आजकल जो पहला भाग होता है तो वो लघु उत्तरीय प्रश्न वाले होते हैं, जिसमें 5 लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। उनको हमें लिखना पड़ेगा और उसके लिए क्या हमारी कार्य योजना होनी चाहिए, किस प्रकार से तैयारी होनी चाहिए, किस प्रकार से रिवीजन होना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स को हम अच्छे तरीके से देख लेंगे ताकि हम अच्छे तरीके से लिख सकें। आमतौर पर चूंकि यह तीसरा सेगमेंट है और लास्ट में लिखते हैं तो जैसे तैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स को हम देखते हैं कि लगभग 40-45 मिनट का ही समय बचता है इस सेगमेंट को लिखने के लिए। कुछ-कुछ लोग तो आधे घंटे में निपटाते हैं। लेकिन अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आपके पास अच्छी तैयारी है, तो इसको आप पहले लिख सकते हैं। यानी कि सेकंड पेपर का जो पहला सेगमेंट होता है, वो पॉलिटी का होता है, तो आप पॉलिटी को पहले लिख लीजिए। और अगर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अच्छी तैयारी है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही रुचिकर विषय है, अगर आपको रुचि हो गया तो इसकी तैयारी बहुत ही कम समय में और अच्छे तरीके से हो सकता है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 2 क्वेश्चन आप पहले लिख सकते हैं और उसके बाद आप भूगोल एवं अर्थव्यवस्था का लिख सकते हैं। अगर भूगोल एवं अर्थव्यवस्था में आपकी अच्छी पकड़, आपकी ग्रेस्पिंग नहीं बन पाई, क्वेश्चन नहीं आ रहा है या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं जो कि थोड़ा-सा उसमें आपको सोचना पड़ रहा है कि किस प्रकार से लिखा जाए, उसमें जो रॉ मटेरियल्स इंसर्ट करना है वो हम कहाँ से लाएँगे, कैसे क्वेश्चन का फ्रेमिंग होगा, तो आप यहाँ पर प्रेफ़र कर सकते हैं कि पॉलिटी के बाद आप साइंस टेक के जो सवाल है उसको हल कर लें, उसके बाद जो है जियो इकोनॉमी का हल करें। अगर नहीं तो अगर जियो इकोनॉमी का सवाल आ रहा है, तो पहले आप उसको सॉल्व करिए, उसके बाद साइंस एंड टेक लिखिए। बहरहाल साइंस एंड टेक की तैयारी हमारे लिए ज़रूरी है और अगर हम इस सेक्शन को पढ़ लेते हैं, अच्छी तैयारी कर लेते हैं, तो यह ना सिर्फ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रश्न लिखने में हमारी सहायता करेगा, बल्कि इससे दूसरे सेगमेंट के भी प्रश्नों को लिखने के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट्स बेस तैयार हो जाएगा, जिसको कि हम कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं। खास करके जो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स वाले सेगमेंट है, उसमें भी हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम जल्दी से चलते हैं स्लाइड पर और स्लाइड में देखते हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्या टॉपिक्स हैं और क्या-क्या हम इसमें पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए, जैसा कि मैंने बताया है कि मार्गदर्शन सीरीज का यह चौथा वीडियो है। इस चौथे वीडियो में हम आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे। इससे पहले जो मार्गदर्शन सीरीज का पहला जो एपिसोड था वो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर यानी इतिहास, कला एवं संस्कृति, जो कि जीएस फर्स्ट पेपर का पहला सेगमेंट होता है, उसके बारे में हमने चर्चा किया था। इसी प्रकार दूसरे एपिसोड में जीएस पेपर 2 के जो पहला सेगमेंट है पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी सिस्टम,
उसके बारे में हमने चर्चा किया था। मार्गदर्शन सीरीज 3 में हम ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा किया था, और अब जो है मार्गदर्शन सीरीज चौथा लेकर आए हैं। मार्गदर्शन सीरीज का एपिसोड चौथा है, और इसके अंतर्गत हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके जो सिलेबस है बीपीएससी में जो पूछे जाते हैं, तो इस सिलेबस को हम बेसिकली विस्तार से देखेंगे। ठीक है, और इसके आगे मैं आपको बता दूं कि मार्गदर्शन सीरीज का 5वां भाग भी आएगा, जिसमें हम करंट अफेयर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि जीएस पेपर फर्स्ट का दूसरा सेगमेंट है। और उसी प्रकार जो जीएस पेपर फर्स्ट का तीसरा जो सेगमेंट है आपका स्टैटिक्स या डाटा इंटरप्रिटेशन, सांख्यिकी और आंकड़ों का जो विश्लेषण है, तो उसको हम छठे मार्गदर्शन सीरीज के रूप में लेकर आएंगे। और इस तरह से बीपीएससी मेंस की तैयारी हेतु जीएस का जो 2 पेपर है, उसके बारे में पूरी मार्गदर्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर एक पेपर बचता है निबंध का, निबंध के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये क्या है, तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक भाग है। और यह एक ऐसा भाग है जो कि एक जो जनरल साइंस, जिसको कि हम पीटी परीक्षाओं के लिए हम पढ़ते हैं, प्रीलिम्स परीक्षा के लिए पढ़ते हैं, उससे थोड़ा सा होता है। यहाँ पर आपको बेसिक साइंस नहीं पढ़ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको पढ़ना है अप्लाइड साइंस। ठीक है, यहाँ पर आपको अप्लाइड साइंस पढ़ना है, यानी साइंस जो हम पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं, तो उसका क्या उपयोग है, यानी उसके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। उसका क्या यूटिलाइजेशन है, क्या उपयोग है, तो उपयोग को हम यहाँ देखेंगे। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, ये जीएस पेपर 2 यानी सामान्य अध्ययन पत्र 2 का तीसरा सेक्शन है। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में हम अप्लाइड साइंस पढ़ते हैं, और विशेषकर वैसा साइंस जो मानव के कल्याण के क्षेत्र में हो, यानी मानव कल्याण के क्षेत्र में जो विज्ञान का अनुप्रयोग है, यानी एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, यानी मानव कल्याण के क्षेत्र में जो भी विज्ञान के अनुप्रयोग है। हम साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो उसका उपयोग क्या है, मानव जीवन में उसका क्या उपयोग है, उसका क्या फायदा है, हमारे मानव समाज की बेहतरी के लिए साइंस क्या करता है। ठीक है, तो निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि साइंस के जो चमत्कार हैं, साइंस के जो आविष्कार हैं, साइंस के जो भी खोज हुआ है, उससे मानव जगत को काफी फायदा हुआ है। ठीक है, तो क्या फायदा हुआ है, इसी संबंध में बीपीएससी सवाल पूछती है कि मानव जगत के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्या देन है। तो उसके विशेषकर हम लोग एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, यानी ये एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग, तो विशेषकर अनुप्रयोग को पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो हम जनरल साइंस पीटी की तैयारी में पढ़ते थे, जनरल साइंस, तो वो हमें बहुत ज्यादा उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर हम अनुप्रयोग, सवाल उठता है कि क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी का जो सिलेबस है, तो बहुत ज्यादा डिटेल्ड सिलेबस नहीं है। इससे विद्यार्थियों को सिलेबस देख के ये पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो पढ़ना तो है, लेकिन उससे पहले यह आपको तय कर लेना है कि क्या पढ़ना है, क्योंकि ज्ञान का सागर है, ज्ञान का भंडार है, और आपको उतना ही पढ़ना है, उन्हीं चुनिंदा चीजों को पढ़ना है, और काफी सारगर्भित तरीके से पढ़ना है, काफी इंटेंसिव तैयारी करनी है, ताकि आप प्रश्नों को तय समय सीमा में भली भांति प्रकार से लिख पाए। अगर ये कार्य योजना रही आपकी, तो मुख्य परीक्षा में क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो उसके लिए आप कार्य योजना बना के जाइएगा, और ये तय करके जाइएगा, तैयारी में आप लगिएगा या तय करके कि हमें क्या पढ़ना है। और अगर आप इन सारे सेक्टर्स को कंप्लीट कर लिए, तो निश्चित तौर पर जब बीपीएससी के सवाल आएंगे, तो आपका सवाल देखकर दिल खिल उठेगा कि अरे इसको तो हम आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए, हम क्या पढ़ना है, किन टॉपिक पर हमें ध्यान देना है, उससे पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं
कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर सवाल 2 ही रहेंगे, ठीक है? 2 सवाल रहेंगे और 2 सवाल का प्रत्येक के लिए 36 नंबर रहेंगे। यानी साइंस एंड टेक में आपको 72 नंबर का स्कोप है, यानी अधिकतम आप 72 नंबर ला सकते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि ये जो 2 क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन में से जो पहला क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन हर सेक्शन का, जैसे जीएस पेपर 1 का 3 सेक्शन, जीएस पेपर 2 का 3 सेक्शन, यानी कुल मिला के जो 6 सेक्शन है दोनों पेपर मिला के, तो पूरा 6 सेक्शन को अगर आप देखेंगे तो उसका जो पहला सेक्शन है, तो उसमें लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल। यानी 68वीं बीपीएससी से लेकर 69वीं बीपीएससी तक इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। यानी क्वेश्चन का 5 भाग रहेगा, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, फिर जो है चौथा भाग और फिर 5वां भाग। ये 5 भाग रहेंगे और ये, क्योंकि ये भी प्रश्न रहेगा 36 नंबर का, तो ये 36 नंबर का प्रश्न रहेगा, तो इसमें जो है 5 क्वेश्चन है और पांचों को लिखना अनिवार्य है। यानी एक क्वेश्चन पीछे 7.6 नंबर आपको अधिकतम है और जिस तरह से लिखेंगे तो उसी तरह से आपको नंबर मिलेगा। कितना लिख सकते हैं? तो चूंकि आपको इसके लिए समय कितना निर्धारित है, तो एक प्रश्न लिखने के लिए 22 मिनट, 22 मिनट का आपको समय मिल रहा है एक प्रश्न लिखने के लिए। एक प्रश्न यानी 22 मिनट में आप इसको लिखिए, आप इसको 22 मिनट में लिखिए और 22 मिनट में आप दूसरा क्वेश्चन लिखिए। 22 मिनट में से भी अगर हम 5 भाग डिवाइड कर दें, तो कुल मिला के हम देख रहे हैं कि 4 मिनट एक सवाल पर मिल रहा है, 4 मिनट मिल रहा है। 4 मिनट में आप कितना लिख सकते हैं? तो मैक्सिमम 1 पेज लिख सकते हैं। तो ये पांचों प्रश्न को लिखने के लिए आपके लिए 5 पेज है, 5 पेज आप लिखेंगे, 5 पेज से ज्यादा नहीं लिख पाएंगे। तो एक प्रश्न को 1 पेज में ही लिखना श्रेयस्कर होगा। अगर आप ज्यादा लिखने की कोशिश करेंगे तो फिर दूसरे प्रश्न पर दबाव बनेगा, दूसरा क्वेश्चन छूटने की आशंका बन जाएगी। अब देखिए, ये जो दूसरा प्रश्न है, ये भी 22 मिनट में लिखना है और यहाँ आपको 36 नंबर मिल रहा है। तो 36 नंबर, तो यहाँ आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ये रहेगी कि आपको एक और अथवा में सवाल रहेगा, यानी 36 नंबर में 2 क्वेश्चन, ये दूसरा जो प्रश्न रहेगा उसमें 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन रहेगा, चाहे आप पहला क्वेश्चन लिखिए, चाहे आप दूसरा क्वेश्चन लिखिए, ठीक है? इस तरह से बीपीएससी कुल मिला के इस सेक्शन के अंतर्गत 5 और 3 8 प्रश्न पूछते हैं। 8 प्रश्न में से आपको कितना प्रश्न लिखना है? तो पहला सेक्शन के अंतर्गत 5 लघु उत्तरीय प्रश्न लिखना है और दूसरा सेक्शन के अंतर्गत 1 प्रश्न लिखना है, यानी 6 प्रश्न लिखना है, ठीक है? तो इस तरह से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का आपको 72 अंक का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए आपको कुल मिला के अगर समय का बंटवारा किया जाए तो 44 मिनट बचते हैं। ऐसी 44 मिनट में आपको लिखना है। हालांकि होता तो ये है कि विद्यार्थी पहला और दूसरा सेगमेंट अर्थात पॉलिटी और जो इकोनॉमिक्स है उसको लिखने में ज्यादा समय लगा देते हैं। बहुत बार क्या होता है, इसके लिए 30 ही मिनट समय बचता है, तो 30 मिनट में आपको पूरा लिखना है। तो इसके लिए आप सोच लीजिए कि कितना लिख पाएंगे और क्या करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सिलेबस की, टॉपिक्स की, कि क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में देखिए, तो कुल मिला के 8 टॉपिक हैं और यही 8 टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर मैं बिल्कुल आपको श्योर करता हूं कि आपका पूरा जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा, ये लिखा जाएगा, ठीक है? तो कुल मिला के 8 ही सेक्शन है, 8 सेक्शन इसमें पढ़ना है। हालांकि इसके अंतर्गत सब सेक्शन जो है काफी हो सकते हैं। तो पहला टॉपिक हम लेते हैं पर्यावरण, ठीक है? पर्यावरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ये ग्लोबल इशू हो गया है ना, वैश्विक समस्या है। पर्यावरण का विनाश हो रहा है, पर्यावरण का क्षरण हो रहा है, उसको कैसे रोका जाए। पर्यावरण क्षरण के कारण हम बहुत सारी समस्याएं देख रहे हैं, जैसे कि गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है, ठीक है? जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मनुष्य को कई प्रकार की बीमारियां हो रही है, प्रदूषण की समस्या विकराल है। तो पर्यावरण हमें पढ़ना चाहिए। हालांकि इधर पिछले 2-3 वर्षों से पर्यावरण से सवाल नहीं पूछा गया है, तो निश्चित तौर पर ये संभावना बनी रहती है कि पर्यावरण से सवाल हमेशा पूछा जा सकता है।
पर्यावरण को हम अगर कुल मिला के देखें तो 4 भाग में हम बाँट सकते हैं। तो पहला तो आप अगर पर्यावरण पढ़ रहे हैं तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, यानी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इसको जो है समझना होगा। यानी सबसे पहले पर्यावरण के बारे में समझना पड़ेगा, और पर्यावरण और मानव के बीच क्या संबंध है उसको देखना पड़ेगा। फिर आप देखिए तो इकोलॉजी जो है, यानी पारिस्थितिकी जो तंत्र है और विभिन्न जीवों के बीच जो संबंध है, उन संबंधों को पढ़ना पड़ेगा। उनके आपस में किस प्रकार की अन्योन्याश्रय संबंध है, किस प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया होती है, उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। फिर जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, जो प्रयास हो रहे हैं, दोनों को अलग अलग थोड़ा सा देखना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो बहुत प्रयास हुए हैं, जो कि बहुत किताबों में आपको मिल जाएगा, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के प्रयास को अगर चाहें तो फिर इसको हम, मैंने जो तैयार किया है वो आपके लिए हम प्रस्तुत करेंगे अगले किसी वीडियो में, तो वहां से आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए जो प्रयास हुए हैं उसको देखना है। ठीक है। उसी प्रकार अगर हम प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण की समस्या भी काफी विकराल है। जैसे कि हम आजकल देखते हैं दिल्ली में किस तरह से प्रदूषण बढ़ गया है, और बताते हैं कि वहां की हवा इतनी जहरीली हो गई है कि एक बच्चा जो जन्म लेता है वो भी 20 सिगरेट के बराबर प्रदूषित वायु को अपने फेफड़े में ले रहा है। तो इस कारण से सरकारें भी गिर जाती है, पर्यावरण प्रदूषण इतना वर्निंग इशू हो गया है। तो प्रदूषण को हमें समझना पड़ेगा, और हमेशा चूंकि ये ज्वलंत मुद्दा है तो इसको पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। पर्यावरण प्रदूषण में अभी आपको कैटेगराइज करके पढ़ना होगा, थोड़ा थोड़ा जानकारी हासिल करना होगा। ठीक है। जैसे जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, रेडियोधर्मी प्रदूषण है, और कचरा प्रबंधन। ठीक है। तो ये सभी टॉपिक्स आपको जो है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के जो पर्यावरण सेक्टर है उसके अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। फिर अगर बात करें तो अब ले लीजिए जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन की समस्या एक वैश्विक समस्या है, और इसके अंतर्गत अगर आप देखें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को देख लीजिए, फिर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को देख लीजिए, और फिर जो ओजोन डिप्लेशन है, ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है उसको देख लीजिए। और इन सबों के निराकरण के लिए यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये क्या कर रही है, तो इसको देखिए। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास हुए हैं जलवायु परिवर्तन का, इसको देख लीजिए। फिर जो है विभिन्न प्रकार के संगठन है, जैसे कि आईपीसीसी है, इसकी रिपोर्टों को आप देखिए। फिर जो है यूनेप इस संबंध में क्या कर रही है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसको देख लीजिए। फिर उसी प्रकार है कि पर्यावरण का एक अभिन्न हिस्सा है जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी के बारे में भी आपको जानकारी रखना चाहिए। इसका बायोडायवर्सिटी का किस प्रकार का लॉसेज हो रहे हैं, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, विनाश, तो इसका कारण क्या है, विनाश का कारण क्या है, और इसका संरक्षण के क्या उपाय हो सकते हैं। बायोडायवर्सिटी के जो हॉट स्पॉट हैं इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। और इस संदर्भ में आईयूसीएन अपना एक लिस्ट जारी करती है। ठीक है। तो इसको भी देखना है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये इस संगठन के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। ठीक है। तो ये पर्यावरण के अंतर्गत इतने टॉपिक्स को आप पढ़ लेते हैं तो काफी आपका आसान हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक आता है वो जैव तकनीकी, यानी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, और तीसरा टॉपिक आता है ऊर्जा। तो बायोटेक्नोलॉजी और ऊर्जा के संबंध में हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको ले चलते हैं, यहाँ बताते हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, आज हम जानते हैं कि हमारे जैविक संसाधनों में भी टेक्नोलॉजी का इतना रिसर्च बढ़ गया है कि उससे बहुत सारे मानव उपयोगी और मानव हेतु लाभदायक वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, जिससे मानव जीवन काफी अ, आसान हो गया है। चाहे वो दवाई हो, या फूड प्रोसेसिंग का क्षेत्र हो, या भोजन को लंबे समय तक रखना हो, या कृषि उत्पादन का क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, पर्यावरण संरक्षण का क्षेत्र हो, प्रदूषण निवारण का क्षेत्र हो, हर जगह जैव तकनीकी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो रहा है। ठीक है। विशेषकर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जैव तकनीकी का बहुत बड़ा योगदान है। तो बायोटेक्नोलॉजी के की बात अगर करें तो बायोटेक्नोलॉजी भी एक बड़ा चैप्टर है, और इस पर क्वेश्चन तो एक ही आएगा। हालांकि छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि लघुत्तरी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी में कुछ टर्म को हम बढ़िया से समझ लेंगे, और अगर इस टर्म को बढ़िया से समझ लेंगे तो फिर क्या होगा ना कि हमारी एक समझ विकसित हो जाएगी, और इस बारे में हम कहीं भी लिख सकते हैं। और चूंकि बुद्धिजीवी वर्ग हैं
और पढ़े लिखे लोगों से अपेक्षा किया जाता है कि आपको सामान्य ज्ञान तो होना ही चाहिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी जो जीन अभियंत्रिकी है उसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए, या फिर आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीटी। आरडीटी के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी रखना होगा। ठीक है। फिर जो है स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। ठीक है। ये शब्द जान लीजिए, इस टर्म को समझ लीजिए, क्या इसकी प्रक्रिया है, क्या इसके लाभ हैं, क्या इसके दूरगामी परिणाम होंगे, इन सब चीजों को देखिए। फिर जो है ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, जो परागिनी फसलें हैं, जो जिसमें दूसरे जीव जंतुओं का जीन डाल के और एक नया वर्जन बनाया जाता है। ठीक है। तो वो भी देख लीजिए, ये जीएम है, जीएम क्रॉप्स। जीएम क्रॉप्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इसके बारे में भी हमें समझना है। फिर टिश्यू कल्चर, क्लोनिंग, ठीक है, हम शक्ल बनाने की प्रक्रिया, ठीक है, जीन थेरेपी, उसी प्रकार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बायो इंफॉर्मेशन, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और उसी प्रकार जो जैव तकनीकी का जो मानव कल्याण के क्षेत्र में जो उपयोग है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, इसको बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो कितने क्षेत्र में जो है इसका है, तो आप हम देखेंगे तो कई क्षेत्र हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में है। ठीक है। फिर आपको इंडस्ट्री के क्षेत्र में आ जाएगा। फिर जो है आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, खास करके दवाई वगैरह बनाने के क्षेत्र में आ सकता है, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में आ सकता है। इसको विशेष करके हम देख लेंगे तो पूरा होल एंड सोल एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अब आइए देखिए, तीसरा जो सेगमेंट था हमने वहां जो बनाया था, तो ऊर्जा। तो एनर्जी को एक की बात करें तो एनर्जी हमारे लिए काफी जरूरी है, हम सब जानते हैं। और जिस देश का ऊर्जा तंत्र मजबूत है, सुपर पावर है, विकसित देश है, भारत की भी अपनी समस्याएं हैं, इस प्रकार से ऊर्जा संकट है, तो इन सब चीजों को देखना काफी आवश्यक हो जाता है। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले जो है देखेंगे ऊर्जा सुरक्षा, कुछ कुछ छोटे छोटे टर्म है जिनको समझना पड़ेगा। फिर जो है ऊर्जा संकट, ठीक है, फिर जो है ऊर्जा निर्भरता, इन सब चीजों को हम देखेंगे। ठीक है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, यानी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, या फिर कह सकते हैं इसको कि रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है। तो इसको हमें विस्तार से जानने की जरूरत है, ये बहुत ही ऐसा टॉपिक है, हमेशा पूछा जाता है। तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क्या है, तो जैसे सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा है, भूतापी ऊर्जा है। ठीक है। तो इन सब चीजों को हमें देख लेना है। ठीक है। उसी प्रकार जो परमाणु ऊर्जा, जो परमाणु से परमाणु बिजली घर बनाए जाते हैं, तो उसके संदर्भ में भी हमें पढ़ना है। इस सब संदर्भ में हम आपको गाइड करेंगे और एक एक क्लास लेके बताएंगे। ठीक है, जो जिस प्रकार से हमें समय मिलेगा। और उसी प्रकार एक हाइड्रोजन ऊर्जा है, तो हाइड्रोजन ऊर्जा के संबंध में हम बताएंगे। तो ये सभी एनर्जी के सोर्स हैं, और भारत इस संदर्भ में क्या कर रहा है, पूरी देश दुनिया में क्या हो रहा है, इस संदर्भ में आपको जानना जरूरी है। यानी कंप्लीट ऊर्जा के बारे में आपको एक कंप्लीट नोट तैयार करना होगा, जिससे कि ऊर्जा से संबंधित कोई भी सवाल आए, ताकि आप भली भांति तरीके से लिख पाए। तो ये दूसरा और तीसरा टॉपिक था हमारे सिलेबस का, तो इसको हमने विस्तार से बताया। अब हम चौथे टॉपिक की ओर आते हैं, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, हम जानते हैं कि भारत का बहुत बड़ा रसूख है अंतरिक्ष के क्षेत्र में, और जो इसरो ने कर दिखाया, बड़े बड़े देशों की एजेंसियां नहीं कर पाई है, तो हमें गर्व होना चाहिए इसरो पर। लेकिन इसरो की क्या उपलब्धियां हैं, इन उपलब्धियों पर हमारी एक तैयारी होनी चाहिए। ठीक है। तो और क्या इससे फायदे हैं, विशेषकर इस चीज को बहुत देखना है कि किसी भी टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं तो मानव कल्याण के क्षेत्र में इसका क्या उपयोग है, इसको देखना है। ठीक है। फिर जो है रक्षा प्रौद्योगिकी, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यहाँ भी बहुत बड़ा योगदान है। जो भी हम चाहे मिसाइल बनाते हैं, या फिर परमाणु बम बनाते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक जो वेपन्स हैं। ठीक है। इस संदर्भ में जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ और इनके साथ मिलकर कई कंपनियां हैं, और फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, और इसके कई सारे लैब हैं। ये किस प्रकार से मिलकर रक्षा उपकरण बनाते हैं, किस प्रकार से मिसाइलें बनाते हैं, रडार बनाते हैं, सुनार बनाते हैं। तो इस संदर्भ में आपकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, रक्षा नीति भारत की क्या है, और आने वाले संकट में कैसे हम निपट सकते हैं। इन सब चीजों पर एक कंप्लीट आपका नोट होना चाहिए, डिफेंस टेक्नोलॉजी पर। ठीक है। उसी प्रकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपसे अपेक्षा किया जाएगा परीक्षा में कि आपको जनरल आइडिया यानी एलिमेंट्री आइडिया होना चाहिए। एलिमेंट्री आइडिया में क्या है कि भाई कंप्यूटर को समझेंगे,
फिर क्यों कंप्यूटर से जुड़ा हुआ टर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, इंटरनेट क्या होता है, ठीक है, गूगल क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, इसमें फिर कई सारे चीज जुड़ गए हैं, जैसे कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, इसको भी पढ़ना है। फिर आजकल रोबोटिक्स के क्षेत्र में काफी प्रगति किया है, ठीक, उसको भी पढ़ना है। फिर जो है बिग डाटा जैसे चीज जो है वो पढ़ना है। तो ये सारा जो है ना, आपको सूचना प्रौद्योगिकी में नए नए चीजों के साथ जो है जो भी कंप्यूटर का सिस्टम है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर जैसे कहा जाता है कि आने वाला जो युग है वो नैनो टेक्नोलॉजी का युग है, यानी जो भी चीजों का निर्माण होगा औद्योगिक स्तर पर वो बड़े बड़े जो लोहे काट कर घिसना छानना नहीं, बल्कि एक अणु लेवल पर, एक मोलिकुलर लेवल पर को जोड़ के और नैनो असेंबलर के माध्यम से उसको मशीनें बनाई जाएगी, उपकरण बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये नैनो टेक्नोलॉजी। सबसे मजे की बात है कि पिछले 2 बीपीएससी में 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है, यानी एक ही बीपीएससी में ये नैनो टेक्नोलॉजी 2 बार पूछ दिया गया है। कमाल की बात ये है कि नैनो टेक्नोलॉजी एक तो लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछा गया था 7.6 नंबर वाला, और फिर 36 नंबर वाला एक और नैनो तकनीक पूछ दिया गया। तो इसका मतलब है कि नैनो तकनीक जो है कि क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी है, तथा इसको भी हमें पढ़ लेना है। उसके बाद जो 8वां सेगमेंट है, तो वो जो मानव का जो स्वास्थ्य, हेल्थ एंड हाइजीन, ठीक है, उसको हमें ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल जो है तो हेल्थ कंसियसनेस की काफी जरूरत है, और समाज में हेल्थ के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। तो कैसे हम हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं, कैसे हम अपनी स्वच्छता के जरिए बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो उसी प्रकार अब कुछ बीमारियां हैं, जैसे संक्रामक, गैर संक्रामक बीमारियां हैं, तो उसके बारे में भी पढ़ना है, उसके उपचार के बारे में जानना है। हाल फिलहाल में हमारे विश्व के साथ साथ हमारे देश ने जिस तरह से महामारी झेला, पूरा कोरोना महामारी, तो निश्चित तौर पर कोरोना महामारी पर प्रश्न आने की संभावना बनती है, और कई बार ऐसे प्रश्न पूछे भी गए हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त कई सारी बीमारियां हैं, जैसे एड्स है, कैंसर है, जो कि लाइजाज बीमारी है, जिनका अभी बहुत ज्यादा इलाज नहीं है, और उसके लिए पूरा वैश्विक वर्ल्ड को काफी समय तथा शक्ति खर्च करना पड़ रहा है। तो ऐसी बीमारियों के बारे में हमें जान लेना है, आगामी बीमारियों के बारे में भी हमें जान। ठीक है, तो कुल मिला के ये 8 टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सिलेबस में, जिसे आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले पर्यावरण पढ़ लीजिए, जैव तकनीकी पढ़ लीजिए, ऊर्जा पढ़ लीजिए, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पढ़ लीजिए, रक्षा प्रौद्योगिकी पढ़ लीजिए, सूचना प्रौद्योगिकी पढ़ लीजिए, नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ लीजिए। यही साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मतलब एक तरह से एप्लीकेशन है, जो कि बीपीएससी पूछती है। बीपीएससी हमेशा क्या है, तो प्रॉब्लम बेस्ड सवाल पूछती है कि प्रॉब्लम ये है, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, तो मानव से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे मानव को बीमारियां होती है, मानव को जो हेल्थ इश्यूज हैं, या फिर मानव के सामने पोषण की समस्या है, गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, ट्रैफिक सिस्टम हमारा खराब है, हमारा रक्षा प्रौद्योगिकी कैसे मजबूत हो, हमारा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम कैसे मजबूत हों, अंतरिक्ष क्षेत्र में कैसे मजबूत हों, विभिन्न प्रकार की बीमारियों की दवाइयों का निर्माण कैसे हो, पर्यावरण का हमारा कैसे संरक्षण हो, और इन सब मुद्दों पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्या रोल हो सकता है। तो इन चीजों को अगर इस सोच के साथ अगर आप तैयार करेंगे क्वेश्चन, तो निश्चित तौर पर आपको अ, जो मेंस का जो एग्जाम है उसको लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। परंतु जैसा कि मैं पहले भी बताया हूँ, आज भी बताया हूँ कि आपके पास 2 चीज़ होना चाहिए। एक तो ये सिलेबस जो मैं आपको बताया हूँ, इसका डिटेल वर्ज़न भी मैं उपलब्ध करा सकता हूँ, और भी डिटेल से बना हुआ है। लेकिन चूँकि ये वीडियो में उतना ज़्यादा हम डिटेल नहीं कर सकते हैं, तो वो भी उपलब्ध करा सकता हूँ। और साथ ही साथ आप क्या करें कि ये जो हम बताएँ, इसके साथ आप जो क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक को जरूर आप रखें। क्वेश्चन बैंक को देखते रहें कि प्रत्येक बीपीएससी में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, और किस प्रकार का ट्रेंड एनालिसिस उसका करिए, किस तरह से पैटर्न में बदलाव आया है, और किन किन प्रश्नों की बारंबारता अधिक है, उसी के अनुसार से अपने तैयारी को आप धारदार बनाइए। ठीक है, ये जैव तकनीकी और ऊर्जा को बता दिए हैं। अब आइए हम गौर करते हैं कुछ प्रश्नों पर। सबसे पहले हम 68वें बीपीएससी के प्रश्नों को देखेंगे, और उसके बाद अगर समय रहा तो फिर हम 69वें बीपीएससी के प्रश्न को भी देखेंगे, परंतु आज हम 68वें बीपीएससी को सबसे पहले हम देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए पहला जो सेगमेंट, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर 2 सेगमेंट रहेंगे। तो ये पहला सेगमेंट जो है
उसको सबसे पहले हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 1। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रश्न नंबर 1 किसी भी सेगमेंट का प्रश्न नंबर 1 जो होगा वो क्या होगा, उसके 5 भाग होंगे और 5 छोटे-छोटे प्रश्न होंगे। ये हम 68वें बीपीएससी का 68th बीपीएससी का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाले सेक्शन की बात कर रहे हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर लिखिए। राइट द शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में तकनीक अर्थात प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण से आप क्या समझते हैं। ये देखिए एक प्रश्न है और ये प्रश्न आपको लिखना कितना में है, तो इसके लिए बेहतर होगा कि आप 4 मिनट का समय लें, है ना, और आपको एक पेज में लिखना श्रेयस्कर होगा। वैसे आप चाहें तो ज्यादा भी लिख सकते हैं, इसमें मनाही नहीं है, लेकिन चूंकि मैंने बताया है कि अगर ज्यादा लंबा प्रश्न ज्यादा लंबा उत्तर लिखेंगे तो क्या होगा कि अगला प्रश्न आपका छूटने का डर बना रहेगा। ठीक है, ये पहला है। दूसरा देखिए, ये बी नंबर है। बी में कि यहाँ पूछ रहा है, व्याख्या कीजिए कि बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के लिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, तो देखिए सिलेबस में बता रहे थे, विस्तार क्यों आवश्यक है। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में आवश्यक सावधानियां भी लिखिए। तो ये बिल्कुल जो है न्यूक्लियर एनर्जी या एटॉमिक एनर्जी से प्रश्न है, और अगर उस चैप्टर को आप पढ़ लेते हैं, इस प्रश्न को आसानी से लिखा जा सकता है। देखिए तीसरा नंबर, देखिए तीसरा नंबर में है इंटरनेट। ये देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सवाल आ गया। इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर लिखिए। व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार इंटरनेट और इंट्रानेट मनुष्यों के जीवन को बदल दिया है। तो इंटरनेट तो हम समझते हैं जो इंटरनेशनल नेटवर्किंग है पूरा दुनिया का। इंटरनेट क्या है, जो लोकल स्तर पर हम लोग एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ते हैं, उसको इंटरनेट करते हैं। विशेषकर दुकान, शॉपिंग मॉल्स वगैरह में ये इंटरनेट चलता है। ठीक है, इसी का आप चलिए क्वेश्चन नंबर पहला का ही जो नेक्स्ट भाग है उसको देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट भाग को देखते हैं। तो नेक्स्ट भाग यानी डी, यानी पहला नंबर प्रश्न का डी, प्रौद्योगिकी आधारित बिहार के आधुनिकीकरण पर एक नोट लिखिए। ठीक है, प्रौद्योगिकी आधारित बिहार के आधुनिकीकरण पर एक नोट लिखिए। बिहार में जो भी टेक्नोलॉजी का विकास हुआ उस पर आपको एक लिखना है। ठीक है, ये आसान प्रश्न है, ये आराम से लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए ई नंबर, पांचवा सवाल, पहला नंबर का पांचवा लघु उत्तरीय जो सवाल है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी, है ना। देखिए नैनो प्रौद्योगिकी यहाँ पूछ दिया है, नैनो टेक्नोलॉजी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। विभिन्न रोगों के उपचार में इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। नैनो टेक्नोलॉजी रोग का भी उपचार करता है, कैसे करता है। ठीक है, तो कई तरह की चीजें हम आगे आपको नैनो टेक्नोलॉजी में बताएंगे, जैसे नैनो वाट्स है, नैनो रोबोट्स है, ठीक है, फुलेरिन्स है, नैनो ट्यूब्स हैं। तो ये कई प्रकार की बीमारियां, जैसे हार्ट डिजीज, है ना, डायबिटीज समेत कई सारी बीमारियों में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये आपका नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित सवाल है, यहाँ पूछा गया है, क्योंकि मैंने आपको सिलेबस में बताया था। ठीक है, अब आ जाइए दूसरा, क्योंकि दो ही सवाल लिखना है, ये ऊपर वाला 5 क्वेश्चन मिलाकर एक सवाल हो गया। 5 क्वेश्चन मिलाकर एक सवाल, एक सवाल ये हो गया 5 क्वेश्चन मिला के, और इसमें आपको 36 नंबर मिलेगा। और पांचों का अगर बात करें, तो पांचों का बात करें तो यहाँ पर पांचों में आपको कितना मिलेगा, 7.6 गुना 5 बराबर 36। ये 36 नंबर का एक सवाल हो गया। अब दूसरा 36 नंबर का एक सवाल को देखिए, दूसरा का ए, और इसी का एक और ऑप्शन रहेगा अथवा में करके, चाहे ए लिखिए चाहे बी लिखिए। ठीक है, अब ये क्या है, along with the advancement in the field of computer and communication technology, India has faced severe data threat, both the public and government domain.
डिस्कस वेरियस एरियाज ऑफ साइबर थ्रेट and the measures taken by the central government in each of them with the help of exciting technology. ठीक है, यानी यहाँ पर डाटा चोरी के बारे में कहा जा रहा है। संगणक एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति के साथ साथ, यानी टेक्नोलॉजी का विस्तार तो हुआ है, प्रगति हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या हो गया कि आम जनजीवन एवं सरकारी तंत्र दोनों जगह, यानी आम जनता और सरकारी तंत्र के भी क्षेत्र में बड़ी व्यापक पैमाने पर डाटा चोरी हो रहा है। ठीक है, और ये एक गंभीर संकट है। ठीक है, इसके कारण क्या हो रहा है कि फिर साइबर फ्रॉड हो रहा है, और उस साइबर फ्रॉड के कारण से बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। तो इसकी विवेचना करने के लिए कहा जा रहा है। आज जैसा कि माना जाता है कि हर 4 में से 1 आदमी के साथ कभी न कभी साइबर फ्रॉड जरूर हुआ है या होने की कोशिश हुआ है। तो इससे कैसे निपटा जाए, तो इसमें किस प्रकार से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हमारा मददगार हो सकता है, यहाँ से सवाल पूछा जा रहा है। प्रॉब्लम बेस्ड सवाल है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करना ही आपका काम है। आगे जाके ऑफिसर बनेंगे तो जन समस्याओं को सुलझाने में आपका बहुत बड़ा रोल होगा। आप पब्लिक प्रॉब्लम्स को जो है उसको कैसे आप सॉर्ट आउट करेंगे, यही आपका काम रहेगा। तो उसी प्रकार का प्रश्न आपका उत्तर की अपेक्षा आपसे किया जाता है। ठीक है, अब आ जाइए। हाँ, इसका अथवा, क्योंकि ये प्रश्न जो था, तो अगर ये आप प्रश्न लिखने में सहज महसूस कर रहे हैं तो इसको लिखिए, अगर नहीं तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जा रहा है, इसको लिखिए। ठीक है, ये बी नंबर है, दूसरा क्वेश्चन का बी नंबर, यहाँ भी आपको 36 नंबर ही मिलेगा, दोनों में से कोई एक लिखिए। तो ये जो है जल संकट को लेकर है। ठीक है, एक तरफ प्रत्येक परिवार को पीने योग्य जल की उपलब्धता का उद्देश्य एवं दूसरी तरफ बढ़ती आबादी के कारण जल की कमी को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण में भारत सरकार की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ठीक है, प्रकाश डालिए। साथ ही केंद्र सरकार के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बिहार राज्य द्वारा अपनाए गए वैज्ञानिक एवं तकनीकी का विवेचना कीजिए। चूंकि हमने जो सिलेबस में जिक्र किया वहां पर यह नहीं है। ठीक है, तो ये कहाँ से प्रश्न आ गया? ये जल संकट जो है उसके बारे में आपको अवेयर रहना पड़ेगा, और जल संकट से संबंधित जो समस्या है वो आपको करंट अफेयर्स के तैयारी में मिलेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे सवाल आता है। लेकिन यहाँ पर है क्या कि किस प्रकार से भारत सरकार इसके लिए क्या कर रही है, और किस प्रकार से उसको जो भी वैज्ञानिक प्रावधान है, जो भी वैज्ञानिक प्रयास है, उसके द्वारा इस संकट को दूर किया जा सकता है। जल संकट से सवाल पूछा गया है, क्योंकि यहाँ अथवा में प्रश्न है, चाहे ऊपर वाला लिखिए या नीचे वाला लिखिए, कोई बात नहीं है, दोनों में से कोई भी एक प्रश्न लिख लीजिए। तो ये था 68वें बीपीएससी का। अब चलिए 69वें बीपीएससी का भी देख ही लेते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। तो जल्दी जल्दी देख लिए, प्रश्न का पैटर्न आप समझ गए हैं। तो उसी प्रकार से है, पहला नंबर प्रश्न है और इसमें 5 छोटे छोटे प्रश्न है। तो 5 छोटे छोटे प्रश्न क्या है, और जैसा कि मैंने बताया इसमें भी आपको कितना मिलेगा, 36 नंबर मिलेगा, और एक प्रश्न में मिलेगा 7.6, इसी को गुना 5 से कर दीजिएगा तो 36 हो जाएगा। तो पहला जो सवाल है, आधुनिक समाज में कंप्यूटर के क्या भूमिका। चलिए निबंध टाइप का हो गया प्रश्न, आराम से लिखा जाएगा। समुचित उदाहरणों के साथ तकनीक, टेक्नोलॉजी एवं सामाजिक विकास में संबंध की विवेचना करिए। चलिए ये भी निबंध टाइप का है, ये भी लिखा जाएगा। बिहार में औद्योगिक विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका का वर्णन कीजिए। अगर इन सब चीजों को आप पढ़े हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये सब आराम से लिखा जाएगा। कोरोना महामारी के समय नई तकनीक ने हम लोगों को किस प्रकार सहायता की, इसकी विवेचना कीजिए। तो देखिए कोरोना महामारी के समय क्या क्या हुआ उसको देखिए, उससे संबंधित जहां भी कहीं हो पढ़िए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ उसको मैच कराइए और आंसर को लिखिए। अब है क्या, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सतत विकास में तकनीक की भूमिका पर एक नोट लिखिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भी हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन ये चूंकि जियो इकोनॉमी का पार्ट है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग
जीएस सेकेंड पेपर का दूसरा सेगमेंट में जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है उसमें हम लोग इसको पढ़ते हैं। दोनों जगह काम आ जाता है क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, तो चलिए, तो ये प्रश्न हो जाएगा, यानी ये जो इस 69वीं बीपीएससी में देख रहे हैं कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न है तो थोड़ा सा आसान है। चलिए, अब है दूसरा प्रश्न। आइए दूसरा, इसमें दो आपको ऑप्शन है, चाहे आप ए लिखिए चाहे आप बी लिखिए। ठीक है, ए में क्या है, तकनीकी का दुरुपयोग, तकनीकी का दुरुपयोग एवं उसका गलत प्रयोग पर्यावरण के प्रदूषण की तरफ ले जाता है। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण से सवाल है जैसा कि हमने बताया था, एवं जलवायु परिवर्तन का भी कारण बनता है। तकनीकी का किस प्रकार दुरुपयोग हो रहा है, उचित उदाहरणों की सहायता से विवेचना कीजिए कि किस प्रकार भारत के पर्यावरण के लिए तकनीकी का दुरुपयोग एक अभिशाप बन गया है। ठीक है, आप इसको भारत के संदर्भ में जो अध्ययन है उसके साथ जोड़कर आप इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही है प्रदूषण के कारण। और उस प्रदूषण से निपटने के लिए अब यहाँ तो पूछा नहीं जा रहा है, लेकिन आपको अंत में निष्कर्ष में एक दो लाइन में पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए सुझाव भी देना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब अथवा वाला प्रश्न में देखिए, फिर या नैनो टेक्नोलॉजी, माने एक ही बीपीएससी में दो बार नैनो टेक्नोलॉजी पूछ दिया गया। नैनो टेक्नोलॉजी हैव ए ह्यूज पोटेंशियल टू रिवोल्यूशनाइज आवर लाइफ, डिस्कस द इमर्जिंग एप्लीकेशन, इमर्जिंग एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, हम लोग के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में नैनो टेक्नोलॉजी के पास असीम संभावना है। मानव स्वास्थ्य के संदर्भ में, स्वास्थ्य के संदर्भ में नैनो टेक्नोलॉजी के उभरते प्रयोगों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी सवाल है, असीम संभावनाएं तो है ही। ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग हो सकता है, पीछे वाला भी प्रश्न को भी हम देखें तो यही प्रश्न है। यहाँ पर एक है, पिछले बीपीएससी में भी इसी तरह से है प्रश्न, तो नैनो टेक्नोलॉजी काफी महत्वपूर्ण हो गया, तो इस बार इसको पढ़ना है। ठीक है, तो अब ये हमने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का पूरा सिलेबस के साथ दो बीपीएससी का प्रश्नों का जो एनालिसिस किया, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आपको बीपीएससी की तैयारी के क्रम में इससे लाभ होगा। और अगर आपको लाभ नजर आता है तो आप हमारे इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप यह बताइए कमेंट करके कि अगले वीडियो में किस प्रकार की आपकी मदद चाहिए और किस विषय पर आप ये क्लास चाहते हैं। अभी तो ये मार्गदर्शन सीरीज चल रहा है और मार्च महीने में मैं सभी विषय से, चाहे वो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर हो, करंट अफेयर्स हो, पॉलिटी सिस्टम हो, जियो इकोनॉमी हो, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, हर विषय से 4-5 एक्सक्लूसिव जो प्रश्न है जिसके आने की संभावना अधिक है उस पर हमारा क्लास रहेगा पूरी तरह से, ताकि आप भली भांति तरीके से उस प्रश्न को मेंस में लिख के आए, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नैनो टेक्नोलॉजी हो, या फिर इन्वायरमेंटल इश्यूज हो, या फिर बायोटेक्नोलॉजी हो। इन सब सारे जो टॉपिक्स हैं उस पर हमारा क्लास रहेगा। ठीक है, तो चलिए, ये मार्गदर्शन सीरीज चौथा पर यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए पेश किया गया वीडियो, जिसमें कि आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया गया और प्रश्नों को का एनालिसिस पेश किया गया। अब इसके बाद हम पांचवा सीरीज, मार्गदर्शन सीरीज का पांचवा एपिसोड जल्द ही लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।